और उसी तरह हमारे जितने वैद्य थे, आयुर्वेद के जितने पुरोधा थे, जो आपको चेहरा देख के बता देते थे आपका क्या रोग है, आंखें देख करके बता देते थे, नाड़ी पकड़ के बता देते थे, कितने बड़े डायग्नोस्टिक की जरूरत नहीं होती थी। वो हजारों साल से परंपरा चली आ रही थी, शोधित परंपराएं चली आ रही थी। चूंकि उनको भी नए मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था, आज भी नहीं मिल रहा, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, अवैज्ञानिक चिकित्सक हो गए, क्योंकि वैज्ञानिक वही है जो उनका सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो ये सुनियोजित षड्यंत्र पूरे भारत की सांस्कृतिक ज्ञान परंपरा के साथ हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि बांटने के लिए क्या किया, 3 योद्धा छोड़ दिए उन्होंने, एक रिस्ले, एक जेम्स मिल और एक ग्रेयर्सन। तो रिस्ले साहब ने कहा कि भाई ये भारत में तो लगभग 9 प्रजातियों के लोग रहते हैं। एक सब्जेक्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसके जो मानकों को अक्सर बड़े उससे महिमा मंडित करते हैं कि एंथ्रोपोमीटर। अब उन्होंने कहा 9 प्रजातियां कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह साजिश की गई। तो उन्होंने कहा सिथियन आर्यन, इंडो आर्यन, ईरानियन आर्यन, द्रविनियन आर्यन, मंगोलाइट द्रविनियन, द्रविनियन, ऑस्ट्रोलाइट द्रविनियन, नेग्रोइड। इस तरह के 9 उन्होंने कहा कि भारत में तो 9 तरह की स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं। मनुष्य को भी प्रजातियों में बांट दिया, भारत को विशेष रूप से। और उसको कैसे बांटा उन्होंने, किस आधार पर, कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं किया, कोई जीन्स एनालिसिस नहीं किया, कोई साइंटिफिक। उन्होंने कहा कि जिसका माथा चौड़ा, जिसकी नाक तीखी, जिसकी लंबाई 6 फुट, जिसकी भुजाएं ठीक, तो उसको कहा ये तो होंगे सीथियन आर्यन, मतलब यूनानी आर्यन नहीं। जिसको उन्होंने देखा कि ये सब तो है हाइट थोड़ी छोटी, तो उसने कहा ईरानियन आर्यन है। जिसको कहा कि ये सब चीजें थोड़ी आंख छोटी, तो उसको कहा इंडो आर्यन है। फिर उन्होंने कहा जो थोड़ा और छोटा हो, थोड़ा सांवला हो, थोड़ा कलर थोड़ा सांवला हो जाए, उसको उन्होंने कहा कि आर्यन द्रविनियन है। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र के सारे ब्राह्मणों को कह दिया ये द्रविनियन आर्यन है। आदिवासी क्षेत्रों को उन्होंने कह दिया ऑस्ट्रोलाइट्स है। अंडमान निकोबार के लोगों कह दिया नेग्राइट्स है। इस तरह के 9 कैटेगरी बांट दिया। बताओ मुझे यहाँ कितने लोग बैठे हो, मुख्य रूप से मैं 3-4 स्वामी जी लोगों से कहूंगा जरा सबकी ओर देखिए। आप अभी इसी में 9 कैटेगरी बता देंगे। आप अगर उनका मानक लिया जाए कि अगर नाक, कान, आंख और शरीर की बनावट अगर प्रजाति का कारण हो सकती है बांटने का मनुष्य को, तो कहीं बांट दो। लेकिन उन्होंने इसको बहुत बड़ी सी पुस्तक बनाया है, द साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द स्पेसीज इन ह्यूमन स्पेसीज इन भारत, और करके 400 पृष्ठ की पुस्तक रिस्ले साहब ने पूरा लिख करके और कह दिया लड़ो तुम फिर। और लड़ रहे हैं अभी भी, हम लड़ रहे हैं अभी भी, लड़ना छोड़े नहीं अभी हम। उन्होंने इतना लड़ा दिया कि हम उसमें अभी भी उसमें स्वाभिमान करते हैं। हमने अलग अलग जाति संगठन बना रखे हैं उसके आधार पर, और सारे संगठनों को किसने नाम दिया है, उसी रिस्ले ने। उसने कहा कि ये जो आए हैं ना आभीर यादव को, हम तो जोड़ते हैं यदुवंश से कृष्ण के, वो कहेंगे नहीं ये तो आभीर प्रजाति आई थी फिलिस्तीन के पास से, अफगानिस्तान ईरान के बीच से, और इस रास्ते आए समुद्र के, और यहाँ आकर के पहले आए द्वारिका में, फिर आ गए यहाँ पर राजस्थान में, फिर आ गए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में। फिर कहते नहीं मध्य प्रदेश के जो पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पूर्वी और जो बिहार के यादव हैं वो भिन्न हैं, उनको भी अलग प्रजाति बताता है। फिर उनको कहता है, कोई कहता है ग्वाले हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सबका उदाहरण दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। फिर कहेंगे ये तो ग्वाले हैं, ये तो कमरिया हैं, ये तो अहीर हैं, ये तो यदुवंशी हैं। ये सब आपको किसने बताया जो संगठन बना घूम रहे हो? ये रिस्ले साहब ने बताया। और घूम रहे हो संगठन बना करके। भारतीय होने का गर्व नहीं है, हम गुज्जर हैं, गर्व है। गर्व से कहो कि हम राजपूत हैं,
गर्व से कहो कि हम ये हैं, ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो कि हम ये जाट हैं। अरे अरे भाई, ये क्या गर्व है? ये तो तुम्हें रोग पैदा करके चले गए अंग्रेज, उसी रोग में तुम कैंसर में जी रहे हो। बांट दिया उन्होंने, बटे हुए हो तुम अभी भी। इस तरह की सारी जातियों के जितने भी उपजातियां हैं, कर्नल टाट साहब ने राजपूतों को कहा ये 27 तरह के जो राजपूत हैं तो वैदिक राजपूत हैं, सूर्यवंशी हैं। इसमें से कह दिया इतने तो चंद्रवंशी हैं, फिर कह दिया नहीं इतने तो अग्निवंशी हैं। पूछा गया उनसे अग्निवंशी कौन है, तो उन्होंने खुद लिखा उसमें अग्निवंशी वो है जो कि बाहर से आए और यहाँ राजा बनने के लिए ब्राह्मणों ने उनको यज्ञ करा के तिलक लगा दिया, वो अग्निवंशी क्षत्रिय हो गए। हम उसी में मौजूद रहे क्या? हाँ चौहान वंशी है मैं, तो कोई कहेगा हम सूर्यवंशी राम के हैं। तो ये क्या है? ये देश को बांटने की साजिश थी, और जिस साजिश के शिकार हम अपने स्वतंत्र भारत में भी हैं। इसको कभी गहरे में अनुभव करिएगा, सोने से पहले, सोने के पहले तो विचार करिएगा, जगने के बाद। दो बहुत पवित्र समय होता है सोचने का। तब आपको जो मैं कह रहा हूं आप इसको हल्के मत लीजिएगा। ये देश को बांटने की बहुत बड़ी साजिश थी। दूसरे ग्रेडसन साहब पैदा हुए, उनको कहा गया तुम भाषा के आधार पर बांटो। रिश्ते साहब को कहा गया तो तुम शरीर की बनावट के आधार पर बांटो, तो वो अपना वो बांट दिए। अब इन्होंने कहा भाषा पे बांटो। पूरी दुनिया कहती है कि पूरी दुनिया की भाषा संस्कृत से पैदा हुई, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। विल डुरांट जो अमेरिकन फिलोसोफर है, वो बार बार कहता है, जो 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा फिलोसोफर माना जाता है अमेरिका, वो कहता है कि संस्कृत पूरे विश्व की भाषाओं की जननी है। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी की करुणा भी भारत के बुद्ध की करुणा से हमने सीखा। वो कहता है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र की अवधारणा का बीज वेदों की सभा समितियों में और बुद्ध के काल में, महावीर जैन के काल में जो गणराज्य होते थे, उनके गर्भ से ही हमने विचार को और पोषित करते हुए आगे बढ़ाया। बिल्डुरा कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहता है कि भारत की धरती पूरे विश्व की संस्कृतियों की जननी है, वही कह रहा। लेकिन वो गेहरसन साहब कहते हैं कि भारत में जितनी भाषाएं हैं सबको सिद्ध कर दिया कि अलग अलग समूह की है। किसी को कहते हैं कन्नड़ा समूह है, तो किसी कहते हैं तमिल समूह है, तो किसी कहते हैं ऑस्ट्राइड लैंग्वेज है, किसी कहते हैं आर्यन लैंग्वेज है, किसी कहते हैं द्रविडियन लैंग्वेज है। वहां भी बांट दिया, तो वहां भी हम लड़ रहे हैं अभी, भाषा के आधार पर भी लड़ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे खतरनाक सर्पदंश दिया, वो दिया जेम्स मिल ने, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो लोग पढ़ना चाहेंगे उसको कभी पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कितना विष डाला गया है भारत की धरती पर, वैचारिक विष, और जिसके शिकार अभी भी हम लोग हैं। अभी भी हमारी पुस्तकों में उसके ध्वंसावशेष दिखते हैं, एनसीईआरटी किताबों में भी दिखते हैं अभी भी। अब सुधार रहे हैं वो लोग भी, दिख रहा है अभी भी। उसने क्या किया? उसने कहा कि भारत में पहले अफ्रीका से लोग आए, मतलब भारत में कोई नहीं था, कोई मनुष्य नाम कोई जाति नहीं, चीज ही नहीं थी उनके अनुसार। पहले इथोपिया से आए 1 लाख वर्ष पहले। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर वहां से आए, फिलिस्तीन से आए, जो आज गाजा में युद्ध चल रहा है ना, उन्होंने कहा फिर वहां से आए कुछ लोग, तो उसको उन्होंने कहा कि वो ऑस्ट्राइट्स हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये जो यूनान और इजराइल और इराक और ईरान का जो पश्चिमी हिस्सा है, अल्पाइन पर्वत, वहां से आए, तो वो द्रविड़ हो गए जो सरस्वती सिंधु सभ्यता पर राज कर रहे थे। इसके बाद चौथा एक समूह आया, वो आया जहां पर आजकल रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो उसको स्टेपी रीजन कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि वहां से आए। तो उन्होंने इनको धकेल दिया, द्रविडियंस को कत्लेआम कर दिया उनको, और उनको ढकेल करके लेके चले गए विंध्य पर्वत के दक्षिण, और
उत्तर भारत में कब्जा कर लिया और धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर उन्होंने कहा चंबल नदी तक पहले पहुंचे और इसके बाद धीरे 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 बंगाल तक सब जगह सबको अपना जीतते हुए, राज करते हुए अपना कंट्रोल कर लिया। और इन्होंने ही सारे तरह की जातियों में अलग अलग भेद पैदा कर दिए। ये जेम्स मिल साहब के, इसके और बहुत सारे हैं। मतलब ये भेद पैदा कर दिया है कि वैचारिक, प्रजाति, भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमको बांट दिया। आज भी हम आर्यों के आक्रमण सिद्धांत को बहुत ही, हमारे भारत के ही अभी 60% विद्वान उसी पर अटके हुए हैं कि नहीं नहीं वो सही है, जबकि बहुत सारे रिसर्चेज, शोध आज आ चुके। हमारे प्राचीन शास्त्रों के प्रसंगों से, विवरणों से स्पष्ट होता है कि नहीं, बल्कि ये भारत कहां से कहां तक था। ये मानते हैं कि काला सागर से लेकर के पीत सागर तक, ईरान के पश्चिमी बॉर्डर से लेकर के और वर्मा तक ये भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था पहले। ये पूरे शास्त्र बताते हैं। और जिसकी सभ्यता का विकास का प्रारंभ मानते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे हुआ। इसीलिए हम विद्या की देवी सरस्वती नाम से पूछते हैं कि ज्ञान का पहला उन्मेष सरस्वती नदी के किनारे हुआ। और वो सरस्वती नदी को जो कम्युनिस्ट थिंकर हैं वो कह देते हैं कि तो अफगानिस्तान के और ईरान के बॉर्डर पर एक हेलमंड नदी है, वो सरस्वती है। और जो वेदों में सरस्वती नदी की चर्चा है, नदी सूक्त में, उसको कहते हैं वही हेलमंड है। इसलिए जो वेद लिखे गए वहां हेलमंड नदी के किनारे अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर लिखे गए। लेकिन अब रिसर्च आ गई कि नहीं, एक झूठ लिख रहे हो तुम, क्योंकि जो हेलमंड नदी है वो तो पहाड़ से निकलती जरूर है, हिमालय से, समुद्र तक नहीं जाती। और नदी सूक्त में जो 7-7 नदियों के 21 नदियों का 7-7 का समूह की जो चर्चा है, उसमें एक तो सरस्वती नदी की चर्चा सतलज और यमुना के बीच में है क्रमबद्ध, और दूसरा ये चर्चा है कि वो हिमालय से निकलती है और गरजती हुई, गर्जना करती हुई प्रबल वेग के साथ, जो अर्थ है उसका ऋचा का, समुद्र में जाकर के मिलती है। तो हेलमंड तो समुद्र में मिलती ही नहीं, तो कैसे सरस्वती हो सकती हो? अब सवाल उठता है कि सरस्वती फिर गई कहां? तो उस पर भी रिसर्च हुआ। पुरी और वर्मा दो बहुत बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये जो सरस्वती का जो उद्गम स्थल था शिवालिक हिल्स का, पर्वत का, यमुना और सतलज के बीच एक जो एरिया था, वहां से जो निकलती थी सरस्वती, कुछ टेक्टोनिक डिस्टरबेंस, पृथ्वी में जो जियोलॉजिकल भूगर्भीय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता, उसकी वजह से वो जो स्रोत था, पेरिनियल स्रोत था, जहां से बर्फ से पिघल कर नदी निकलती थी, वो टुकड़ा थोड़ा खिसक करके यमुनोत्री से मिल गया, जहां से यमुना निकलती। तो इसलिए वो प्रवाह जो मूल स्रोत था वो यमुना की यमुनोत्री के साथ मर्ज कर गया, और वो नदी जो थी वो रह गई अब रेनफेड, वर्षा आधारित, जिसको हरियाणा में घग्गर, हाकरा, पाकिस्तान में बोलते हैं उसको हाकरा। तो वो नदी जाती है कुरुक्षेत्र से होते हुए और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र से होते हुए, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध से होते हुए जाकर के कच्छ की गाड़ी में गिरती है। ये पूरा शोध से आ गया। और उसके दोनों ओर के जो शोध हैं, रिसर्चेज हैं, आर्कियोलॉजिकल इक्विपमेंट, वो प्रमाण करते हैं कि हाँ, इसी नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ ये। और जिसमें राजस्थान में भी कई क्षेत्र हैं जहां पर कि कृषि के सबसे पहले कालीबंगन, तो वो उस क्षेत्र में आपको कृषि के मिले सबूत, साक्ष्य मिले उसके, और साइंटिफिक मल्टी क्रॉपिंग मिली उसकी। सरसों और ये जो आपका है गेहूं,
उसके में जो वो रेक्टेंगल्स थे ना, जो एक उत्तर दक्षिण और एक पूर्व पश्चिम, और उसमें दो फसल को एक ही समय लेने के लिए इन्होंने किस फसल को उत्तर दक्षिण होना चाहिए, किस फसल को पूर्व पश्चिम होना चाहिए, वो सूरज से आने वाले पौधे की छाया न पड़ करके विकसित ना हो, उस वैज्ञानिक आधार पर भी वहां पर मिला रिसर्च। लेकिन कहेंगे क्या कि नहीं, ये तो यहां पर कुछ नहीं हुआ। तो ये सब सारे जो नवीन शोध हैं या जो नवीन व्याख्या है, जो नवीन दृष्टि है, यह भारतीय शिक्षा बोर्ड की आत्मा है। एक शब्द में मैं कह रहा हूं कि लोग कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की चर्चा भारतीय शिक्षा बोर्ड में भिन्न कैसे होगी। भिन्न कोई इतिहास में कोई तथ्य नहीं बदल सकता, साक्ष्य नहीं बदल सकता, विज्ञान को नहीं बदल सकता, लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक तार्किक सही व्याख्या जो भारत सापेक्ष हो, जो शोध अगर मान लीजिए 60% शोध भारत के पक्ष में हो और 40% शोध किसी के भारत के विरुद्ध हो, तो हम भारत के होते हुए, अधिकतम साक्ष्य होते हुए, हम कम साक्ष्य वाले को मान्यता दे करके हम भारत विरोधी नैरेटिव क्यों गढ़े? तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, चाहे इतिहास हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, उसमें आधुनिक सामर्थ्य को रखते हुए, लेकिन भारत की जो पूरी एक यात्रा है हमारी सभ्यता और संस्कृति की, उसमें हमारे पूर्वजों की जो ज्ञान परंपरा है उसको हम पूर्णतः समाविष्ट कर रहे हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सच भी है कि भारत में जो भी हमारी परंपराएं रही हैं, या जो संस्कृत के शास्त्र हैं, या जैन के शास्त्र हैं, तत्वार्थ सार सूत्र, या जो बौद्ध के दर्शन के शास्त्र हैं, उनमें सब में गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान सभी पूरी मात्रा में है। वो मात्र पूजा पाठ करने के पौरोहित्य कर्म के विधान ही नहीं है उसमें, बल्कि उसमें पूर्णतः विज्ञान है, जीवन दर्शन है, और आज के विज्ञान की समस्त शाखाओं का समग्र स्वरूप का बीज रूप है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने आज हैं वही सब थे, ये भी कहना अतिशयोक्ति है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है युग की मांग के अनुसार। जब मान लो खेती थोड़ी सी होती रही होगी तो उसमें ट्रैक्टर की जरूरत ही क्या थी? थोड़ी बड़ी तो हल बैल आए, भैंसे जुतने लगे कहीं जहां बैल नहीं थे। थोड़ी सी और जब उनको लगा कि भाई और मल्टी क्रॉपिंग होनी चाहिए और मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए और मैकेनाइजेशन होना चाहिए, तो यंत्र आ गए। लेकिन है तो वैज्ञानिक यात्रा ना। अगर हल को हम वैज्ञानिक नहीं मानेंगे, क्या टेक्नोलॉजी नहीं है? आप कहोगे नहीं साहब ट्रैक्टर तो टेक्नोलॉजी है, हल टेक्नोलॉजी नहीं है, फावड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? उस समय की युगानुसार फावड़े का क्या एंगल होना चाहिए, कुदाल का क्या एंगल होना चाहिए, उसका नुकीलापन कितना होना चाहिए कि पृथ्वी की कितनी गहराई तक खोदे ताकि उसके माइक्रोकॉस्म को उभार दे, इतने अंदर ना चला जाए कि नेगेटिव हो जाए, बीज में अंदर दब जाए। ये विज्ञान नहीं है क्या है? ये अंधविश्वास है। ये आपकी जो सदियों से नानी दादी से थाली हमको मिल रही है खाने की, जिसमें बहुत आराम से हम लोग खाते हैं बिना मस्तिष्क लगाए कि इसका शोध कैसे हुआ होगा। करोड़ों अरबों वनस्पतियां हैं पृथ्वी पर, अभी किसी ने पूरी सूचीबद्ध नहीं कर पाया है। आचार्य चरक जी 700 वनस्पतियों और सदियों पर अटक गए थे। आचार्य बालकृष्ण जी उसको 6500 पहुंचा दिए। और भी दुनिया के तमाम कोनों में औषधीय वनस्पतियों की अभी भी निरंतर ढूंढ खोज जारी है। तो इतनी अनगिनत वनस्पतियों में अगर आपको आपकी दादी माँ, हमारी नानी दादी, हमको जो है दाल, हरी सब्जियां सीमित, चटनी भी इन्हीं चीजों की खाओ, इन्हीं चीजों का काढ़ा पियो, यही चीजें इतनी मात्रा में खाओ, ये जो ज्ञान कहां से आया? बिना शोध किया गया। पर तो कुछ भी उठा खा लो ना वनस्पतियों को, तुरंत जो है ये लीला समाप्त। तो इसको हम विज्ञान मानते ही नहीं। तो
ये जो हमारी एक सोच है ना कि विज्ञान क्या है, जो बस बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखे वही विज्ञान है। विज्ञान तो पूरा जीवन में ही समाहित है। आप सोते कैसे हो, आप उठते कैसे हो, आप स्नान कैसे करोगे, किस तरह के पानी से करोगे, वहां से लेके शौच कैसे करोगे, सब में विज्ञान है। और ये विज्ञान हमारे पूर्वजों ने एक लंबी परंपरा के तहत हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिया। और सबसे बड़ा विज्ञान क्या है जिसके आप लोग योद्धा हो? योग। ये सबसे बड़ा विज्ञान है। अब यहीं पर एक छोटा सा आपको दार्शनिक चीज बता रहा हूं आपको कि पूरी दुनिया में योग भारत में ही क्यों हो पाया, बाकी जगह नहीं हो पाया। उसके पीछे भी यह विज्ञान भी एक दर्शन से आया है। क्योंकि पूरी दुनिया में दर्शन जो थे बड़े कंफ्यूज थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुलना किया मैंने, हालांकि मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन दर्शन मेरी पढ़ने में रुचि बहुत रही है। एक जैसे कुछ होता नहीं कि जो आपको, जैसे कुछ लोगों को व्यंजन बहुत पसंद होता है कि भाई ये खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, बाटी चोखा खाना है, या चूरमा क्या कहते हैं राजस्थान में, हाँ, दाल बाटी चूरमा खाना है, तो आपका पसंद है। हमको उसी तरह दर्शन में डूबना बहुत आनंद आता है मुझे। तो मैंने इसलिए भारतीय दर्शन तो पढ़े ही, क्योंकि तो अपना ही है। पहले अपना जानना चाहिए, अपने घर को जानना चाहिए। इसके बाद हमने कुरान, हदीस, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट और पाश्चात्य दर्शन के पूरे थेल्स से लेकर के कार्ल मार्क्स तक की सारी फिलॉसफी पढ़ी। चाइना का कन्फ्यूशियस दर्शन भी पढ़ा, ताओइज्म भी पढ़ा, कुछ बची कुची जो अवेस्ता दर्शन की कमेंट्रीज हैं उसको भी मंगा के पढ़ने की कोशिश की ईरान की लाइब्रेरी से, और जापान का शिंतोइज्म भी पढ़ा और ताओइज्म भी पढ़ा चाइना का। बाकी जो भारत के दर्शन सभी तो पढ़ा ही, कोशिश किया कि जितना समझे। फिर उसमें आपस में एक देखने की कोशिश किया कि सबसे पहला वैज्ञानिक दर्शन किसकी धरती पर आया। तो इसलिए नहीं कि मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं भारत में नहीं भी पैदा होता तब भी ये कहता कि सबसे अधिक आदि वैज्ञानिक दार्शनिक बोध अगर किसी धरती पर आया तो भारत की धरती है। वो कैसे, 2 मिनट में भी आपको मैं झलक दे रहा हूं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये 3 जो यूनान के दार्शनिक हैं पूरे पाश्चात्य दर्शन की रीढ़ माने जाते हैं। और इनका कालखंड है ईसा के 499 पूर्व से लेकर के और 280 पूर्व तक, तीनों का कालखंड। सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु।